विश्व में कोई और देश नहीं चाहता जो ईरान के पास अपना न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने भी यही किया, जो हम बदला चुकाएंगे। कासिम सुलेमानी के बाद भी उन्होंने यही कहा था, हम बदला चुकाएंगे। का मजहब है, जो उनकी रिलीजन है, वो उनको शहादत के लिए, मार्टरडम के लिए वो उनको प्रेरित करती है। अब ईरान जो सरकार है और वहाँ पर जो इस्लामिक गवर्नमेंट है, उनके पास विकल्प बहुत कम है। विकल्प है जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दें, विकल्प है जो अमेरिका के वहाँ पर इतने सारे बेसेस हैं, कतर में है, बहरीन में है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है, इराक में है, उनके ऊपर हमला कर दें। ईरान को क्या चाहिए? फेस से। अगर ज़मीनी तौर पर देखें तो उनके पास एयर डिफेंस तो है नहीं, एयर पावर तो है नहीं। ईरान की तरफ से ये रहा है, जो हम इजराइल का अस्तित्व इस दुनिया से हटा देंगे, इस नक्शे से, दुनिया के नक्शे से हम इसको हटा देंगे, तो बिल्कुल एकदम वो खत्म हो जाएंगे। बहुत ही उनके नुकसान उनका होगा। किसी प्रकार से इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर जितना बेहतर से बेहतर डील अपने लिए ले सकते हैं, मेरे ख्याल से वही उनको वो प्रयास करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं भारत की भूमिका काफी हद तक वही है और स्टैंड वही है जो हमारा रूस और यूक्रेन के युद्ध के में है। अपने सबसे बड़े और ऊंचे नेशनल अवार्ड्स खिताब वो प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं। रूस के बारे में भी ऐसा यूएन जनरल असेंबली में ऐसी बात हुई तो हमने हमेशा एब्सटेन किया है। हमने कभी भी ना एक पक्ष का लिया है ना दूसरे पक्ष का लिया है। The Iran-Israel war has taken a new turn, with United States of America launching a series of bomb attacks on nuclear installations in Iran, and Russia and China coming out openly in support of Iran. So what does this mean for global politics? What does this mean for India? Does it mean beginning of the Third World War? Talk about all these complex issues. We have with us veteran diplomat Mr. Ashok Sajjanar, a 1978 batch IFS officer. He has been ambassador of India to Kazakhstan, Sweden, and Latvia. He has also worked in diplomatic missions in Belgium, Switzerland, Bangladesh, Thailand, and most importantly, in Russia, America, and Iran, the three countries which hold the key to the future of this present conflict. So let's go straight to Mr. Sajjanar. Very warm welcome to Indian Mastermind, sir. सर, आप ईरान में भी रहे हैं, रशिया में भी और अमेरिका में भी। जी ईरान को आपने, जब आप ईरान में थे तो उस समय कंडीशंस कैसी थी वहां पे? देखिए, हम जब वहां पर थे तो वो 1982 से 1985 का दौर था। जी। और तभी तभी ये जो वहां पर रेवोल्यूशन हुआ था, वहां पर इनकलाब आया था। जी। और 11 फरवरी 1979 में जी। इमाम खुमैनी पेरिस से वहां पर आए थे और तब वहां पर जो इस्लामिक सरकार थी वो वहां पर इस्टेब्लिश हुई थी। जी। और हम आए थे 1982 से 1985, जब ईरान और इराक के बीच में जो जी। जंग चल रही थी, वो युद्ध शुरू हो गया था। जी। तो हालात देखिए, सिक्योरिटी के तरीके से तो बहुत खराब थे। हर रात को वहां पर इराक से हवाई जहाज आते थे और बम गिरा जाते थे। और जी। यहाँ तक कि जो भी लोग थे वहां पर रहने वाले, वो सब शाम के 6-7 बजे अपने पूरे परिवार को अपनी गाड़ियों में बिठाकर कहीं शहरों में नहीं रहते थे, दूर ले जाते थे, कहीं किसी फील्ड्स में रहेंगे, वो रात गुजारेंगे और फिर सुबह वापस आ जाते थे। तो वो बहुत मुश्किल का मंजर था ईरान के लिए। और इकोनॉमिकली भी बहुत खराब हालात थे वहाँ पर, क्योंकि अभी अभी रेवोल्यूशन हुई थी और अभी कुछ वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं थी चीज़ों की। हालांकि ईरान में वहाँ पर उनका अपना जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, फ्रूट प्रोडक्ट्स है वगैरह, वो काफ़ी हद तक, ड्राई फ्रूट्स है, बहुत ही अच्छी
किस्म के और बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते थे, तो थोड़ा बहुत उससे फायदा हो जाता था। और पॉलिटिकली भी बिल्कुल आइसोलेटेड थे, ये हालात उन, थे वहां पर। उनके पास ना हथियार थे, ना सुनते हैं कोई कोई मॉडर्न वेपनरी थी। तो ऐसे में कैसे उन्होंने इराक से 8 साल तक लड़ाई लड़ी? जी देखिए, हथियार तो मेरे विचार से कुछ, जब शाह रजा पहलवी थे तो उनके जखीरे में, उनके जो आर्सेनल था वो तो थे उनके, और हवाई जहाज भी थे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो शाह रजा पहलवी के समय में बड़ा अच्छा था। तो जी परंतु फिर भी देखिए, वो वहां पर आए थे बिल्कुल, जो हमने एक इतनी बड़ी सत्ता को हटा दिया है, वहां से निकाल दिया है, तो उनमें एक जुनून था, एक पैशन था, जो हमें जी। करना है, काम करना है, और हमें उसमें सफलता पानी है। तो इसीलिए उसी से आप उसके हिसाब से वो लगा सकते हैं, जो जब 620 के आसपास जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तो तब भी जी उनके पास कुछ ऐसा नहीं था। परंतु हमने देखा है जो क्या क्या उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, फतेह कर लिया, कितने स्पेन तक पहुंच गए, वहां पर उनको सबको हरा दिया। तो यहाँ भी मेरे विचार से एक जो ह्यूमन स्पिरिट होती है, जुनून होता है, उससे उसका उनको बड़ा फायदा हुआ। उस वॉर में मेरे ख्याल से 1.25 लाख से ज्यादा इरानियंस मारे गए थे। जी, बहुत ही, सही। दोनों तरफ से बहुत नुकसान हुआ था जी, दोनों तरफ जी से जी। नुकसान हुआ था। तो ऐसे में जो अगर उसको, जो आपकी नॉलेज है ईरान के बारे में, उसको अगर आज जक्सटापोज करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो वॉर अब शुरू हुई है, ये कहाँ जाएगी, किस किस दिशा में जाएगी? देखिए, दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक तो जो उनका है, मैं अभी भी कुछ समय पहले ईरान में होकर आया था, तो वहां पर चीजों की कमी है, तंगी है, पर इतनी ज्यादा नहीं है। फिर भी उनका कुछ ना कुछ तेल वो निर्यात करने में सफल रहे हैं, और हम्म, कुछ ना कुछ वो उनका होता रहा है। परंतु फिर भी वो देखिए, जो उनका मजहब है, जो उनकी रिलीजन है, वो उनको शहादत के लिए, मार्टरडम के लिए, वो उनको प्रेरित करती है, वो उनको उकसाती है, तत्पर करती है। जो अगर आप शहीद होंगे तो आप के लिए बहुत ये अच्छा होगा। तो इसलिए शहादत से आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये उनकी अपनी रिलीजन में ऐसा है। तो इस, मैं समझता हूँ बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत पुराना कल्चर है, और उनका जो ये मजहब भी है ऐसा ही है, बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट है उनमें। तो वो तो उनको बताता है जो हम अड़े रहेंगे और डटे रहेंगे। परंतु दूसरी बात है, जो अब ईरान जो सरकार है, और वहां पर जो इस्लामिक गवर्नमेंट है, उनके पास विकल्प बहुत कम है, ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम है, ऑप्शंस बड़े कम है, बिकॉज दे रियली विद देयर बैक टू द वॉल, वो कॉर्नर हो गए हैं। देखिए, अगर जमीनी तौर पर देखें, तो उनके पास एयर डिफेंस तो है नहीं, एयर पावर तो है नहीं। हमने देखा है इसराइल वहां पर जाकर बमबारी करके, मनमानी से बमबारी करके वापस आ जाता है। तो वो उनको किसी को भी वो ना उनके ऊपर हमला कर पाते हैं, ना उनको गिरा पाते हैं। ऐसे ही हमने देखे कल सुबह जो वहां के B-2 बॉम्बर्स आए, इतने अमेरिका। सारे आए, इतनी दूर से आए अमेरिका से, और वो आकर वहां पर बमबारी करके चले गए, किसी को कुछ नहीं पता चला, वो उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले पाए। तो इसीलिए मैं समझता हूं, अब उनके पास, आप सोच सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो विकल्प है, जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दें। विकल्प है जो अमेरिका के वहां पर इतने सारे बेसेस हैं, कतर में है, बहरीन में है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है, इराक में है, उनके ऊपर हमला कर दें। वहां पर उनके करीब 40-50 हजार अमेरिका के सैनिक हैं, उनके ऊपर हमला कर दे। परंतु मेरे विचार से वहां की जो सरकार है वो भी रैशनल सरकार है, क्योंकि उन्हें मालूम है जो अगर वो इन बेसिस पर हमला करेंगे, तो अमेरिका ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो चेतावनी दी है, जो हम तुम्हारे पीछे और आएंगे, और अब हमारे लिए हमला करना तुम्हारे ऊपर बड़ा आसान होगा। Middle East must now make peace
If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. तो बिल्कुल एकदम वो खत्म हो जाएंगे, बहुत ही उनके नुकसान उनका होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूं उनके पास कम विकल्प हैं, बहुत कम चारा है। और किसी प्रकार से इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर जितना बेहतर से बेहतर डील अपने लिए ले सकते हैं, मेरे ख्याल से वही उनको वो प्रयास करेंगे। सर, लेकिन जिस तरह से रशिया और चाइना ने उनको सपोर्ट किया है, सो वेयर डू यू थिंक दिस वॉर इज हेडेड टू? वुड इट बी द बिगिनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर? नहीं, मैं नहीं समझता हूं। मतलब देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो भी एक एक्सीडेंट से शुरू हुआ था, जब उनके एम्पर फर्डिनांड को वहां पर ऑस्ट्रिया के उधर आए थे, सर्बिया में वहां पर। तो एक्सीडेंटली तो हो सकता है और वो बढ़ता हुआ आगे बढ़ सकता है। परंतु जिस प्रकार से हालात 13 तारीख से, जब से इसराइल ने हमला करना शुरू किया है, या कल से अब तक, क्योंकि देखिए भारतीय समय के अनुसार करीब सुबह के 4 बजे अमेरिका ने हमला किया, तो अब करीब 18 से ज्यादा 22 घंटे हो चुके हैं। परंतु ईरान कर सकता था अमेरिका के अड्डों पर, बेसिस पर हमला, सैनिकों पर हमला, पर उसने नहीं किया है। क्योंकि वो ये जानता है जो अगर वो करेगा तो उसका खामियाजा उसको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो वो भी कुछ चाहता है जो ये कुछ सुलह से संधि हो जाए। देखिए रूस क्या कर सकता है उसके लिए। रूस जो और सब देश हैं वो अपना शब्दों में बड़ी कठोर निंदा कर दें और भर्त्सना कर दें और कहें, जो ईरान ने भी यही किया, जो हम बदला चुकाएंगे। कासिम सुलेमानी के बाद भी उन्होंने यही कहा था, हम बदला चुकाएंगे। पर क्या बदला चुकाया उन्होंने? तो जी। उनके पास देखिए क्षमता नहीं है। परंतु अगर डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली रूस ईरान का को सपोर्ट करता है, सहारा देता है, जैसे कि लग रहा है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री आरागची वहां पर गए हैं, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई है, Right. राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत हुई है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ये कह दिया, जो अगर आप हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे तो हम इसको आगे नहीं ले जाएंगे। तो जी। पुतिन और ट्रंप के बीच में अगर ये बातचीत होती है और वो कहते हैं ठीक है, इसमें सुलह कर देनी चाहिए, तो मैं समझता हूं ये वाला कंट्रीब्यूशन रूस कर सकता है, राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं। और उनको ये उनका ईरान का ऋण मिलेगा, जो हाँ आपने हमारी सहायता की। और इनको फेस सेविंग चाहिए। जी। ईरान को क्या चाहिए? फेस सेविंग। जी। जो भाई हमने इसराइल के ऊपर तो हम हमले करते रहे। हमने देखिए हाइफा में कितनी बर्बादी की है, तेल अवीव में कितनी बर्बादी की है, जेरूसलम में कितनी बर्बादी की है। हम डर कर हमने हार नहीं मानी है। परंतु ये रूस और अमेरिका ने मिलकर हमारा बीच में संधि कराई है, सो ये हमारे लिए पीस विद ऑनर है। तो इसीलिए रूस ये अपनी रोल अदा कर सकता है, जो कि मेरे विचार से वही बात हुई है जो राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को कह रहे थे। तो उन्होंने रूस का रास्ता लिया है मध्यस्थता का, परंतु वो वैसे भी जा सकते थे। चीन देखिए बहुत दूर पड़ा है। चीन ठीक है, $400 बिलियन का उनका अग्रीमेंट है, 2021 का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वगैरह वगैरह। पर चीन क्या कर सकता है? कोई वहां पर हथियार भेजने का, और हथियार तो मिसाइल्स तो हैं अब ईरान के पास, ड्रोन्स तो हैं, ऐसी बात तो है नहीं जो मिसाइल्स की कमी है या ड्रोन्स की जी। कमी है। तो मेरे विचार से वो बातें कर सकते हैं, पर उसके अलावा जमीनी तौर पर किसी प्रकार का की सहायता करना, मेरे ख्याल से उसमें उनकी क्षमता बहुत सीमित है। सर, ये मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, इसमें से कितने कंट्रीज का सपोर्ट ईरान को है और वो किस हद तक है? क्या उससे ईरान को कोई फायदा हो रहा है? नहीं, फायदा नहीं हो रहा मेरे विचार से। देखिए वो जबानी कहने में, कंडेम करने में, क्रिटिसाइज करने में तो सभी देश आगे आ जाएंगे। जी। परंतु कोई अगर आप देखें कॉन्क्रीट तरीके से कोई कोई सहायता कर रहा है, या क्योंकि देखिए
कुछ साल पहले इब्राहिम अकॉर्ड्स में बहुत सारे इन देशों ने इसराइल के साथ समझौता कर लिया है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए हैं। यहां तक कि सऊदी अरेबिया भी करने वाला था। जब 7 अक्टूबर 2023 का हादसा हुआ, तब सऊदी अरेबिया भी करने वाला था, और उसको रोकने के लिए ही हमास ने ये किया होगा। इस ईरान के कहने पर किया हो या नहीं कहने पर किया हो, यह अलग बात है। परंतु उस जो इब्राहिम अकॉर्ड्स का वो एक पहलू था जो इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में भी संबंध जो हैं वो बेहतर हो जाए, तो उसको उसने खटास में डाल दिया। अब आपने देखा है जो वहां पर गाजा में भी जो कहा जाता है तथाकथित, जो 60,000 लोगों को मार दिया गया, कितने हजार बच्चे मारे गए, तो ये सभी जो देश हैं पश्चिम एशिया के, उन्होंने सभी ने क्रिटिसाइज किया है इसराइल को, परंतु जी और कुछ वो नहीं कर पाने के लिए राजी हुए हैं। तो इसीलिए मैं तो ये समझता हूं जो जबानी बातें वो कहेंगे, परंतु एक चीज और बात है, जी ये सभी देश बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है। कोई इन देशों में से नहीं चाहता, मेरे विचार से विश्व में कोई और देश नहीं चाहता जो ईरान के पास अपना न्यूक्लियर वेपन वो डेवलप कर पाए, क्योंकि उनको मालूम है अगर ईरान डेवलप करेगा तो दूसरी बात सऊदी अरेबिया भी कहेगा मुझे भी चाहिए, यूएई कहेगा मुझे भी चाहिए। अगर उनके पास नहीं है तो ईरान जो शिया और सुन्नी का जो इक्वेशन है उसके तहत ईरान उनके ऊपर दबाव डालने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अभी उनके हालांकि संबंध थोड़े बेहतर हो रहे हैं, परंतु आगे चलते हुए अगर कुछ और बात होती है, फिलिस्तीन के बारे में बात होती है, कुछ और बात होती है, तो अगर ईरान के पास परमाणु अस्त्र है तो वो उनका नाजायज फायदा उठा सकता है। फिर ये भी चिंता है लोगों को, जो अगर ईरान के पास ऐसे परमाणु हथियार आ गए तो वो उसके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह हमास। है, मिलिशियाज हैं, हुतीज हैं, उनको दे दे, तो वो तो फिर बहुत ही इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो कोई देश नहीं चाहता ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, जो वो रेवोल्यूशंस को बढ़ावा देता है, टेररिस्ट गुटों को बढ़ावा देता है, जो उसके पास आएगा तो बहुत ही इंस्टेबिलिटी होने वाली है। जी लेकिन सर, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रम्प अपने पिछले टर्म में प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान भी और इस टर्म में भी लगातार कहते रहे कि अमेरिका इज अगेंस्ट द वॉर, अमेरिका डजंट वांट टू एंटर इनटू एनी वॉर, और उसके बाद भी वो लड़ाई में चले गए। तो हाउ डू यू व्यू दिस यू टर्न? देखिए, वो उनका जो नजरिया है और उनकी जो बेस है, मागा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका ये कहना है, जो आप ये जिस प्रकार की फॉरएवर वॉर्स हैं, आप वियतनाम में गए और वहां पर शुरुआत हुई 1950s के मिडिल में, और 70 के दशक तक आप वहां पर लगे रहे और हार कर निकलना पड़ा। आप अफगानिस्तान में गए, 2001 में गए, 2021 तक आपको वहां पर रहना पड़ा, कितने आपके सोल्जर्स सैनिक मारे गए, कितना पैसा का वो नुकसान हुआ। इराक में भी वही, लिबिया में भी, तो ऐसे, और यूक्रेन में जो आप उनकी सहायता किए जा रहे हैं और आपको 3 साढ़े 3 साल हो गए, तो ऐसे युद्ध में नहीं जाना है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के मेरे विचार से, हालांकि उनको प्रिडिक्ट करना तो बिल्कुल एकदम नामुमकिन है, वो क्या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, पर मैं ये समझता हूं जो उन्होंने कहा मैं वहां पर जाऊंगा, जो इनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम का जो सेंटर है, उसको मैं ध्वस्त करूंगा और मैं बाहर निकल आऊंगा। तो आधे घंटे में उन्होंने ये काम किया और बाहर निकल आए, और ये चेतावनी दे दी ईरान को, जो अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो आपको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अभी तक हम देख रहे हैं, जो करीब 18 घंटे हो गए हैं, ईरान के पास ये पॉसिबिलिटी थी
जो वो अमेरिका के ऊपर हमला करता, अमेरिका के बेसिस पर, उसके मिलिट्री एसेट्स पर रीजन में हमला करता, उसने नहीं किया है। तो उनके लिए और उनकी अपनी बेस के लिए तो ये युद्ध में जाने वाली बात नहीं है। ये जो ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वेपन प्रोग्राम है, उसको डिस्ट्रॉय करने की, और अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो तब तो ये बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। क्योंकि ये तो पूरा विश्व, केवल पश्चिमी देश नहीं, मेरे विचार से पूरा विश्व ये मानता है जो ईरान को परमाणु अस्त्र उसके पास नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में या जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें भारत की क्या भूमिका है और क्या हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूं भारत की भूमिका काफी हद तक वही है और स्टैंड वही है जो हमारा रूस और यूक्रेन के युद्ध के में है। जी। और वो है बेसिकली जो हमारी बहुत सोची समझी नीति, पॉलिसी, जो ये युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से हमें शांति की तरफ चलना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध क्षेत्र में नहीं हो सकता, केवल बातचीत से ही निकल सकता है। और यही हमने राष्ट्रपति पुतिन को भी कही, यही हमने जो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, वोलोदिमीर जेलेंस्की, ईयू के नेताओं, सबको यही कही है। यहां पर भी आपने देखा होगा, जो जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कॉल आया प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने वही उनसे कहा जो आप शांति बनाए रखिए। उन्होंने यही बात कल जो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान हैं, जो उन्होंने टेलीफोन किया, उनको ये बताया। क्योंकि देखिए, हमारे लिए उस क्षेत्र में अस्थिरता बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी। हमारे करीब 90 लाख लोग हैं, वहां पर काम करते हैं। करीब 75-80 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ भेजते हैं, जो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट में बड़ा अच्छा उसका सहयोग होता है, उसका फायदा होता है। अगर ट्रेडिंग में देखा जाए, व्यापार में देखा जाए, तो यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है और सऊदी अरेबिया चौथा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। हम इतनी मात्रा में जो वहां से तेल लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, गैस लेते हैं, करीब पूरे विश्व से तो 85% हमारा आयात होता है, परंतु इस क्षेत्र से भी हमारा काफी मात्रा में 35-40-45% मात्रा में हम यहाँ से आयात करते हैं। अगर निवेश आप देखिए तो वो हमारे बहुत निवेश है। परंतु आर्थिक क्षेत्र से आगे चलते हुए अगर सामरिक क्षेत्र में देखें, हमारे संबंध इन सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं। पहले 10 साल पहले वो भारत के साथ जो संबंध हैं वो पाकिस्तान के नजरिए से देखते थे, पाकिस्तान के प्रिज्म से देखते थे। अब हमारे इंडिपेंडेंट, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन हो, इन सभी देशों ने, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतार, कुवैत, इजिप्ट, सभी ने अपने सबसे बड़े और ऊंचे नेशनल अवार्ड्स खिताब वो प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का मोदी का योगदान रहा है इन देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए। तो हम नहीं चाहते जो उस क्षेत्र में अस्थिरता आए, अनिश्चितता आए, और इस प्रकार के ये युद्ध जो है वो फैलकर और देशों में भी ये पैदा हो जाए। और अगर आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, अगर जैसे ईरान ये धमकी दे रहा है, चुनौती दे रहा है, जो हम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, तो अगर वहां से तेल आना बंद हो जाता है तो वो पूरे विश्व के लिए हानिकारक होगा, भारत के लिए भी हानिकारक होगा। परंतु मैं ये समझता हूं, जो क्योंकि इसमें अगर ईरान ऐसा करता है तो जो उसका सबसे अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, जो कि चीन है, चीन का सबसे ज्यादा मात्रा में तेल यहीं से जाता है। और फिर अगर वो तेल और गैस रोकता है कतर की, सऊदी अरेबिया की, यूएई की, बहरीन की, तो ईरान के संबंध इन देशों के साथ भी खराब होंगे, जो कि अभी थोड़ी बहुत वो संभलने में अभी आने लगे हैं। सर, एक अंतिम सवाल था कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भारत हमेशा से युद्ध के खिलाफ था और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों से यही कहा
कि हम युद्ध नहीं चाहते और शांति बनाए रखें। लेकिन फिर भी जब यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई सीज फायर को लेके, तो भारत ने एब्सटेन किया। तो ऐसा क्यों रहा? आप विदेश मामलों को इतने अच्छे तरह से जानते हैं, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन दिस। देखिए, जैसे मैंने कहा, हमने जब रूस के बारे में भी ऐसा यूएन जनरल असेंबली में ऐसी बात हुई, तो हमने हमेशा एब्सटेन किया है। हमने कभी भी ना एक पक्ष का लिया है ना दूसरे पक्ष का लिया। वहां पर भी वो कह रहे थे, जो पश्चिमी देश थे, जो यूएन चार्टर को वायलेट किया है, अगर रूस ने यूक्रेन की सॉवरेनिटी को वायलेट किया है तो यूएन चार्टर को। यही ईरान भी कहता है, जो आपने एनपीटी को वायलेट किया है, अपने यूएन चार्टर को वायलेट किया है। तो बात ऐसी है, जो अगर आप एक को कंडेम करेंगे, यहां भी अगर आप देखते हैं तो ये किस लिए जो एक्शन है इजराइल का, आपको समझना होगा ये किस लिए लिया गया है। क्योंकि हमेशा से ईरान की तरफ से ये रहा है, जो हम इजराइल का अस्तित्व इस दुनिया से हटा देंगे, इस नक्शे से, दुनिया के नक्शे से हम इसको हटा देंगे। और अगर इसके पास ये आ जाता है, परमाणु अस्त्र आ जाता है, तो ये इजराइल के लिए अस्तित्व का सवाल बन जाता है। और मैं भी जब था वहां पर, तो तब भी ये डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये तो वहां पर उनके बड़े कॉमन स्लोगन्स हैं। नीचे जी। फ्लैग होता है, वो हर एक मिनिस्ट्री की एंट्री में अमेरिका का, आपको उसके ऊपर से चलकर जाना पड़ता है। तो देखिए, जब ऐसे हाल हों किसी भी देश के साथ संबंध, और ये आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अभी रिपोर्ट आई है, जो ईरान अपने नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स का कंप्लायंस में नहीं है, तो फिर ये इजराइल को भी अपने अस्तित्व के लिए ये देखना पड़ता है, जो हम इसमें क्या एक्शन लें। और उन्होंने देखा होगा, जो इस समय ईरान सबसे क्षीण और शिथिल स्थिति में है, क्योंकि उसके जो 3-4 भुजाएं अंग थी, जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, हमास, हिजबुल्लाह, हूती भी काफी हद तक, ये इराक मिलिशिया, सीरियन मिलिशिया, काफी हद तक खत्म हो गए हैं। बशर अल असद वहां से निकाल दिए गए हैं। तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है, जो अगर ईरान इतनी तेजी से अग्रसर हो रहा है परमाणु अस्त्र बनाने के लिए, तो ये अच्छा मौका है जो उसको इस रास्ते पर चलने से रोका जाए। इसीलिए बिल्कुल भारत, देखिए, किसी एक तरफ नहीं लेता, दोनों तरफ वो कहता है, जो आप बातचीत करिए और शांति से इस मसले को सुलझाइए। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। भारत और इजराइल लगभग एक ही स्थिति में है कि भारत पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के खिलाफ है, और इसी तरीके से इजराइल ईरान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ है। मेरे जी, ख्याल से इससे इससे बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे ऑडियंसेस को सारी चीजें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। आई एम श्योर our audience has got clarity on such vexed issues. I hope our viewers have enjoyed this video. To watch more such videos, please keep watching Indian Masterminds. Like and subscribe our channel. Also, press the bell icon below to get the notifications of our new videos. Till then, stay curious, stay informed, and stay tuned to Indian Masterminds. Thank you.